Alright जी, thank you Sakina, Ibrahim, Josh, Fuad Desiza, Yahya, Mahad, Manahir, Shayan, Hamis, Faiza and the rest for your kind confirmation. अनस कहते हैं सर हमें A2 के स्टूडेंट बता रहे हैं आपने अपनी यूनिवर्सिटी वाली स्टोरी पूरी नहीं सुनाई है। नहीं नहीं पूरी सुनाई है, टेंशन ले लो यार। क्या करेंगे तुमसे छुपा के, वैसे ही कल तुम लोग हंस हंस के लौट रहे थे। और सुना दूंगा तो फिर तुम लोग के पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है क्या कर रहा है। Okay guys, anyways, in case if you have forgotten my name, this is Sir Pasha and I'll be teaching you A-level physics and कल की क्लास में we initiated our discussion on waves and अभी 3 4 5 लेक्चर्स तक मोस्ट लाइकली हमारा यही चल रहा होगा ना। What is a wave? वेव क्या होता है, वेव की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वेव का बिहेवियर क्या होता है, इन्हीं सारी कहानियों पे हमारी जिंदगी मुनसर चलती रहेगी। तो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। कल हमने पढ़ा कि भाई वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। We talked about every vibration, every minor or major vibration disturbance is going to produce one or another type of wave. And whenever a wave is produced, what happens is कि a disturbance causes the energy to propagate. Energy propagate करती है, energy transmit करती है through a medium. जब वो medium के through गुजरती है तो the particles or the molecules in the medium they oscillate, they vibrate. And as long as the energy is being passed through it, जब तक energy वहां से गुजर रही होती है and the particles has passed, the vibration stops. And हमने दो ही बेसिक एनर्जी की वेव की टाइप्स डिस्कस की, एग्जांपल्स डिस्कस की थी। एक साउंड वेव, हमने कहा था भाई एनर्जी का ट्रांसफर होगा और साथ में पार्टिकल क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे पैरेलल टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दो लॉन्गिट्यूशनल वेव्स। फिर एक वाटर वेव्स की एग्जांपल थी जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी और पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे थे। हमने कहा अपने वो लॉन्गिट्यूशनल थी साउंड, ये ट्रांसफर्स हो जाएगी जिसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन एनर्जी के ट्रांसफर के परपेंडिकुलर हो। और कल की क्लास वाज मोर अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट दैट माय प्रेजेंटेशन स्टोरी। क्लास में वेव चल रहा था कॉलेज में और मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि अलग दुनिया में आ गया हूँ। कोई बात नहीं, अब आप सही दुनिया में आ गए हैं। ये वाली क्लास में आपको समझ आ जाएगा। ओके भाई, तो दैट इज द न्यूज फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, क्या हमने कल ये पढ़ लिया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था कल हमने? नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। तो हमने भाई ये सिचुएशन पढ़ी थी कि भाई एयर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जब साउंड एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू प्रोपोगेट करेगा तो व्हाट हैपेंस इज वी विल सी कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ कंप्रेशन रेयरफेक्शन, और वो दे विल जस्ट कीप स्विचिंग देयर पोजीशंस। जहाँ पे कंप्रेशन था थोड़ी देर बाद वहां पे रेयरफेक्शन आ जाएगा, और जहाँ पे रेयरफेक्शन था वहां पर कंप्रेशन आ जाएगा। इट इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग। बट ये हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन्स उसी वक्त तक डेवलप होंगे जब तक के पार्टिकल्स ऑसिलेट करें, और पार्टिकल की ऑसिलेशन उसी वक्त तक है जब तक के एनर्जी का ट्रांसफर चल रहा है। जैसी एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा तो these disturbance will stop and the particles will come back to their original position. आज हमने क्या करना है, आज ये करना है कि ये जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं ना, इन पार्टिकल्स की में से किसी एक को हम पकड़ लेंगे बस। ठीक है ना, लेट्स टॉक अबाउट जस्ट वन पार्टिकल जो कि ऑसिलेट कर रहा है, और जरा उसकी मूवमेंट को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ ग्राफ्स हैं जो हमें समझने हैं। दीज आर वेरी क्रूशियल to your fundamental understanding of the wave. So consider any vibrating particle during sound propagation. Sound propagation में क्या हो रहा था भाई, एनर्जी आगे जा रही थी और पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे थे पैरेलल टू दी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ना। तो लेट अस जस्ट पिक वन ऑसिलेशन जिसमें होता ये है कि पार्टिकल कुछ इस तरह से मीन से एक्सट्रीम पे जाता है, फिर वापस मीन पर चला जाता है, फिर दूसरे एक्सट्रीम पर जाता है और फिर वापस मीन पर आ जाता है। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो वाइब्रेशन है, पार्टिकल आगे नहीं जा रहे हैं, पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट कर रहे हैं, एनर्जी आगे जा रही है। तो ये जो ऑसिलेशन है ये इस तरह की कि लेट्स से t = 0 पर यहाँ था, t = 2 सेकंड्स पे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया,
फिर t इक्वल 4 सेकेंड्स पे लेट से वो मीन पोजीशन पर आया, t इक्वल 6 सेकेंड्स पे वो दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया, और फिर t इक्वल 8 सेकेंड्स पे द पार्टिकल हैज कम बैक टू द मीन पोजीशन बैक। अब यहाँ पर लेट से मीन पोजीशन से जब वो टू द राइट गया तो मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर्स टू द राइट मूव हुआ, और अगेन इट हैज मूव 3 सेंटीमीटर्स टू द लेफ्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये इसकी एक ऑसिलेशन है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन इज मीन से एक्सट्रीम, फिर वापस मीन, फिर मीन से दूसरा एक्सट्रीम, फिर वापस मीन, दैट कंप्लीट्स वन फुल ऑसिलेशन। तो अगर मैं क्या करूं, मैं इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल का ग्राफ बनाना चाहूँ, कौन सा ग्राफ, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो मैं इस तरह से बनाऊंगा कि भाई दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस। सो आई एम गोना डू इट कि भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है ना मीन पोजीशन से, दैट इज +3 सेंटीमीटर्स, और जब दूसरी तरफ जाएगा तो आई टेक दैट डिस्प्लेसमेंट इज -3 सेंटीमीटर्स। ओके, तो अगर मैं इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर, टाइम अगर मैं ऐसे कर लूं 2 4 6 8 10 12, so let's see how I'm gonna plot values and then sketch the graph। तो भाई at t equal 0 you are at the mean position, तो उस वक्त जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और उसके बाद लाइक at t equal 2 seconds you are at the extreme position, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज 3, तो t equal 2 seconds पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, 3 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। फिर वापस t equal 4 seconds पर आप वापस मीन पोजीशन पर आ गए हो, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी बैक टू 0, ये आप देख सकते हैं 0 डिस्प्लेसमेंट। फिर जब वापस आप जाओगे लाइक 6 seconds पर, तो द डिस्प्लेसमेंट इज नाउ -3 सेंटीमीटर्स बिकॉज वी हैव गॉन 3 सेंटीमीटर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दैट इज -3 सेंटीमीटर्स, एंड देन बैक टू 8 सेकेंड्स जहां पर डिस्प्लेसमेंट वापस क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ये कोई वैल्यूज हार्ड एंड फास्ट नहीं, तो मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया कि भाई 3 सेंटीमीटर्स टू द राइट और 3 सेंटीमीटर्स टू द लेफ्ट, और टाइम पीरियड मैंने 8 सेकंड्स का ले लिया। ये कुछ भी हो सकता है, ये मिली सेकंड से भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बस आर्बिट्ररी वैल्यू पुट सेलेक्ट कर लिया जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि ये ग्राफ कैसे बनेंगे, एंड दिस विल जस्ट कीप हैपनिंग। फिर उसके बाद नीड नॉट टू मेंशन 10 सेकेंड्स पे वापस डिस्प्लेसमेंट 3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इन सारे ग्राफ्स को कनेक्ट करता हूँ ना, तो आई विल एंड अप विद अ ग्राफ लाइक दिस, एंड दिस इज व्हाट यू आर यूज्ड टू ऑफ व्हेन वी से वेव ना। तो वेव को लाइक एक्चुअल वेव इस तरह की जरूरी नहीं है कि हो, कुछ वेव्स एक्चुअली दिखती भी इस तरह की हैं, बट दिस इज द एक्चुअल वेव। भाई एक्चुअल वेव तो ये, बट अगर आप उसमें किसी भी एक पार्टिकल को पिक कर लेते हो और उस पार्टिकल का आप डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ बनाते हो, तो दिस इज हाउ द ग्राफ शुड लुक लाइक। ये इस तरह के कर्व को हम फिजिक्स में कहते हैं साइनोसॉइडल कर्व। क्या कहते हैं, मैथ्स का टर्म है साइनोसॉइडल कर्व। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसले की बात नहीं। यू रिमेंबर दिस शेप, दिस इज हाउ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वुड लुक लाइक। इसमें दो अहम चीजें जरा वो डिस्कस कर लो, फिर आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। जब एक पार्टिकल अपना एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता है ना, तो उस साइकिल कंप्लीट करने में जो वो समय लेता है, वी कॉल दैट एज द टाइम पीरियड। इस केस में कोई मुझे बता सकता है कि मेरे वाइब्रेटिंग पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना है? व्हाट इज द टाइम पीरियड? कितनी देर में एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ है? इट्स 8 सेकेंड्स, ऐसा ही है। 8 सेकेंड में आपके ऑर्बिटिंग पार्टिकल ने अपने पूरा ऑसिलेशन, व्हाट इज का वन कंप्लीट ऑसिलेशन, मीन से एक्सट्रीम, फिर वापस मीन, फिर दूसरा एक्सट्रीम, और फिर वापस मीन। इसमें जो भी समय लगता है दैट इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इसमें जो भी टाइम लगेगा, दिस टाइम इज व्हाट वी कॉल एज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जिसको आप सिंपली टाइम पीरियड कह सकते हैं। एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड? देखो एम्पलीट्यूड ना इस केस में हमारा 3 सेंटीमीटर्स। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, प्यारे बच्चों, जैसे आपका पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था ना, उसका अभी वो मीन पर है, डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब आहिस्ता आहिस्ता ना उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, फिर वापस 2 भी हो रहा है, फिर वापस 1 भी हो रहा है, 1.1 भी है। तो देर आर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब अभी आप मीन पोजिशन से कितना दूर हो, बट डिस्प्लेसमेंट 1 भी है, 1.1 भी है, 2 भी है, 2.2 भी है, 2.3 भी है, 2.9 भी है, 3 भी है, बट 3 से ज्यादा नहीं है। तो आप कह सकते हो 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि भाई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बहुत सारी है, 0 से लेकर 3 भी हो रही है, फिर कम भी हो रही है, बट 3 से बड़ी नहीं है। तो इस केस में योर एम्पलीट्यूड इज 3, बिकॉज व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुए, विच इन दिस केस इज
3 centimeters. So the time taken for one complete oscillation of a point in a wave is called the time period of the wave or the vibrating particle, or amplitude is the maximum value of displacement of the vibrating particle. ठीक है जी, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द, लेते हैं आपके क्वेश्चन जी। ये जैसे हमारा एक पार्टिकल स्टेट करता है, आपने बताया था कि मतलब जैसे हम लोग ये खास भी बता रहे थे, इसकी भी एक वेव है, ठीक है, तो ये ऑसिलेशन की भी एक वेव ग्राफ बन सकता है। ये वेव फॉर्म में तो बन रही है, ये वेव है हमारी, ये हाँ, ये एक्चुअल वेव है और ये उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो वेव ग्राफ दैट लुक्स लाइक अ वेव। जी फॉरवर्ड है तो उतना ही बैकवर्ड। हाँ, अगर ये 3 सेंटीमीटर फॉरवर्ड गया है तो ये 3 सेंटीमीटर ही बैकवर्ड जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अभी हम कोई एनर्जी लॉस अज्यूम नहीं कर रहे हैं थ्रू द मीडियम। पार्टिकल्स की, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने नहीं पार्टिकल, देखो पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, अभी इस पे आगे आगे हम बात करेंगे। पार्टिकल की स्पीड बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं होती है। जब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होता है ना, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वाइब्रेट करता है। A2 में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जब पार्टिकल्स मीन पोजिशन पर होते हैं तब स्पीड मैक्सिमम होती है, और जब एक्सट्रीम पोजिशन पर होते हैं तब स्पीड मिनिमम होती है। What is meant by mean position? Mean position is the position, वैसे तो इसकी बड़ी लंबी डेफिनेशन पढ़ेंगे आप A2 में, जब रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है। अभी आप यूं समझ लो कि एक फिक्स पॉइंट होगा जिसके अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट करता है ना, तो वो पॉइंट जिसके अबाउट पार्टिकल आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है ना, वी कॉल दैट एज मीन पोजीशन। इब्राहिम हमदी, सर पार्टिकल तो वाइब्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आ गई, क्या मतलब मसाब, समझा नहीं मैं। फातिमा सलीम, व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाई इज टाइम पीरियड 8 एंड नॉट 12? एक कंप्लीट वेव कंप्लीट हो गई ना 8 में, उसके बाद तो वो दोबारा वही वेव दोबारा से वही ऑसिलेशन रिपीट होना शुरू हो गई है ना, तो कंप्लीट वेव जो है वो 8 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। फातिमा सलीम, बहुत डिपेंड करता है ठीक वाल 0 पे आप क्या ले रहे हैं, वो मसले की बात है, पॉजिटिव बन सकता है, वो भी साइनसॉइडल ही कहलाता है। मुसाब बेटा, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया। पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होगा? मीन पोजीशन से आगे पीछे तो हो रहा है ना। हाँ, जब मीन पे वापस आ जाएगा तब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मुसाब, कैन यू हियर मी? आ गया, ओके हाँ। ये तो लॉन्गिट्यूशनल वेव है, इसीलिए मैं कह रहा कि आप स्केच देख के नहीं बता सकते ये है लॉन्गिट्यूशनल वेव। वेव लॉन्गिट्यूशनल हो या ट्रांसफर हो, सबका ग्राफ तो यूं ही बनेगा ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो सबकी ऐसी ही बनेगी। अच्छा भाई, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें आई वुड वांट टू एंगेज सम ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम ऑफ अ पॉइंट इन अ वेव इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एफ। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि भाई एक वेव है ना आपके पास, लाइक वो 1 सेकेंड में यानी पर यूनिट टाइम कितना ऑसिलेट कर रही है, कितने टाइम्स ऑसिलेट कर रही है। द वर्ड फ्रीक्वेंसी इन फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम इन इंग्लिश वर्ड फ्रीक्वेंटली। अगर कोई इवेंट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दफा अगर होता है तो इट गेट्स मोर फ्रीक्वेंटली। आप ये कहते हो ना, एकदम से सरपाशा हफ्ते में 4-4 6-6 8-8 क्लासेस लेना शुरू हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई सरपाशा की क्लासेस बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है। फ्रीक्वेंटली का क्या मतलब? एक गिवन टाइम में देयर आर मोर नंबर ऑफ क्लासेस हैपनिंग। तो इस तरह कोई भी इवेंट है, जैसे अगर ऑसिलेशन है, वो एक गिवन टाइम में बहुत ज्यादा ऑसिलेशन रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। The number of oscillations per unit time of a point in a wave is called frequency f. For sound waves, the higher the frequency of a musical note, the higher it is its pitch. अच्छा, अभी इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे पिच क्या होता है। पिच यूजली रेफर्स टू शार्पनेस। हाई फ्रीक्वेंसी पे आवाज शार्प हो जाती है, वो हम डॉक्टर्स इफेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, तो टेंशन की बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, ये आपने शायद पहले भी पढ़ा हो। 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, ओ लेवल से पढ़ाते होंगे ये।
the frequency of the wave is reciprocal of time period, कैपिटल T। जी हमना, आप कुछ पूछना चाह रही हैं बेटा? एक मिनट रुके जरा, मैं आपका माइक ओपन करता हूँ। बोले बेटा। सर जैसे साउंड वेव के अंदर वो एयर पार्टिकल्स के थ्रू मतलब कि ऑसिलेट कर रहे थे ना, मगर इतने ज्यादा एयर पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, तो फिर किसकी ऑसिलेशन हम लोग लेंगे? क्या सबकी किसी की भी ऑसिलेशंस पकड़ लो, किसी की भी पकड़ लो, सबका टाइम पीरियड सेम होगा। अभी आगे जाके इसको हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस वेव के कॉन्सेप्ट में, कि सबका टाइम पीरियड, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। ऐसा नहीं होगा कि एक ज्यादा टाइम पीरियड एक कम टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, सकीना ने अभी वही पुराना वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया। मैं थोड़ी देर में तुम लोगों का क्वेश्चन लेता हूँ। सकीना वापस आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे, टेंशन नहीं लो। अनस आपका क्वेश्चन भी लेते हैं, बट अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हमारी किससे बात हो रही थी? हमना से ही बात हो रही थी। हमना, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक अगेन? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना है, उसके लिए मुझे किसी एक बंदे का माइक खोलना बहुत जरूरी है। यस सर। ठीक है भाई। अच्छा भाई, देखो बड़े गौर से समझना। हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है भाई, पर्सनल नहीं होना। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जिसमें मुझे बस आपसे कुछ आंसर्स चाहिए होंगे। उर्दू पढ़नी आती है? ये लिखा हुआ है खाला और ये लिखा हुआ है फुप्पो। क्या लिखा हुआ है? खाला और फुप्पो। बहुत गौर से सुनना, बड़े काम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है हम ना, योर फुप्पो एंड खाला, दे बोथ लव यू अ लॉट। ओके, फुप्पो visits your house 2 times a year. How many times? 2 times a year. Whereas your khala visits your house 365 times a year. Now you being a host, I just have a very simple question. आप ज्यादा अच्छी होस्टिंग, ज्यादा अच्छी मेहमान नवाजी किसकी करेंगी? खाला की या पुप्पो की? हाइपोथेटिकल पुप्पो की, because she is visiting only 2 times a year. One thing that I forgot to tell you कि पुप्पो जब भी आती है 6 महीने के लिए आती है। सही है? और खाला जब भी आती है कितने दिन के लिए आती है? 1 दिन के लिए आती है। अब बताओ दादा, मेहमान नवाजी किसकी करोगे? देखो मतलब कि दोनों एक पूरे साल के लिए रह रही हैं। भाई बस यही सुनना था। अब देखो, ये एक्चुअली है तो बहुत बेतुकी सी डिस्कशन, लेकिन इस छोटे से वाक्य से हमारे लिए फिजिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम सीख सकते हैं। वो क्या? वो ये कि देखें, ये नेचुरल डिस्कशन है। ये एक बड़ी लॉजिकल सी बात है कि जिस इवेंट का इंटरवल बड़ा होगा, जिस इवेंट का इंटरवल बड़ा होगा, उस इवेंट की नंबर ऑफ अकरेंस एक गिवन टाइम में कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि फुप्पो आपसे मोहब्बत नहीं करती, वो बेचारी मजबूर है कि वो साल में सिर्फ 2 दफा आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो बेचारी जब आती है सिर्फ 6 महीने के लिए आती है, तो वो साल में कितनी दफा आएंगी? 2 दफा, ज्यादा आ नहीं सकती है। जबकि खाला क्योंकि सिर्फ 1 दिन के लिए आती है, तो वो साल में कितनी दफा आ सकती है? 365 दफा, 365 टाइम्स आ सकती है। बिल्कुल वैसे अगर आप ऑसिलेशंस में हो ना, देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी ऑसिलेशन हो रही है 1 सेकंड में, पर सेकंड। ठीक है, पर यूनिट टाइम का मतलब पर सेकंड कितनी ऑसिलेशन हो रही है। अब जरा समझना मेरी बात। अगर एक ऑसिलेशन है 1 सेकंड की, तो वो 1 सेकंड में 1 दफा ही हो सकती है। लेकिन अगर एक ऑसिलेशन है आधे सेकंड की, तो वो 1 सेकंड में 2 दफा हो सकती है। टाइम पीरियड कम हुआ ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गई, उतने टाइम में बढ़ गई। एक ऑसिलेशन 0.1 सेकंड्स की है, तो वो 1 सेकंड में 10 दफा हो सकती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? एक ऑसिलेशन 0.01 सेकंड्स की है, तो वो 1 सेकंड में 100 दफा हो सकती है। तो द लेसर द टाइम पीरियड, the greater the number of oscillations you will have per unit time, which is what we call the frequency. इसलिए it's very logical to say कि frequency और time period दोनों एक दूसरे के क्या है? Reciprocal है। The greater the time period, the lesser the frequency. The lesser the time period, the greater the frequency। तो टाइम पीरियड जितना कम होगा, उस इवेंट की नंबर ऑफ अकेरेंस एक गिवन टाइम में पर यूनिट टाइम में उतनी ज्यादा हो जाएगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है? अनसनी, पर यूनिट का मतलब 1 होता है ना, पर यूनिट टाइम का मतलब 1 होता है, यूनिट का मतलब ही 1 होता है। समझ रहे हो अनस?
अब वो यूनिट टाइम 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, बट ऐसा यूनिट सेकंड से, इसलिए हम पर सेकंड निकालते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में 1 साल की एग्जांपल दी, वो भी यूनिट टाइम ही है। यूनिट का मतलब होता है 1। समझ लो। अच्छा, अब आते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर दो सकीना को, कि सकीना कह रही है सर 8 सेकंड्स कैसे टाइम पीरियड हुआ। देखिए, एक कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होती है, मीन से आप गए एक्सट्रीम पे, वापस आए मीन पे, ये आधी ऑसिलेशन है। फिर दूसरे एक्सट्रीम पे गए, फिर वापस मीन पर आए, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। समझ रहे हो आप? तो आप देखो, जब आप मीन से एक्सट्रीम पे गए ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, 0 से 3 हुआ, फिर वापस आ गई, ये आधी ऑसिलेशन है। फिर दूसरे एक्सट्रीम पे गए, डिस्प्लेसमेंट -3 हुआ, फिर 0 हुआ, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन हो गई। तो ये देखो, 0 से 2 सेकेंड्स, फिर 2 से 4, 4 से 6 और 8, तो टोटल 8 सेकेंड में इस एग्जाम्पल में पार्टिकल ने अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट की। सकीना बेटा, समझ आया? अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम सिर्फ यही सीख रहे हैं, व्हाट इज द वेव। सही है। और अभी तक हमने सिर्फ इतना सीखा है कि भाई वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, पीछे कोई ना कोई एक सोर्स होना चाहिए, कोई ना कोई एक सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होनी चाहिए, सोर्स ऑफ वाइब्रेशन होनी चाहिए, जो क्या करती है, एनर्जी को प्रोपोगेट करवाती है किसी मीडियम में। और फिर जब पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, तो अभी तक हमने ये सीखा कि भाई पार्टिकल उस वक्त ऑसिलेट करेंगे जब तक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और फिर जब एनर्जी का ट्रांसफर बंद हो जाएगा मीडियम के थ्रू, तो पार्टिकल्स की ऑसिलेशन भी बंद हो जाएगी। इसको आओ थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, और बिट बाय बिट समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोड़ो वेव की, एग्जाम्पल लेते हैं एक वेव पल्स की। अ वेव पल्स ट्रेवलिंग अलोंग अ रोप। अच्छा, ये क्या है भाई? देखिए, एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग का एक एंड मैंने किसी दीवार से अटैच कर दिया, और दूसरा एंड मेरे गुनाहगार हाथों में है। ठीक है। एक होता है कंटिन्यूअस वेव, कि भाई कंटिन्यूअसली पीछे से सोर्स ऑसिलेट कर रहा है और वेव प्रोड्यूस कर रहा है। और एक होता है वेव पल्स, बस एक झटका मारा और छोड़ दिया। तो आज पहले ना एक छोटे से पल्स को समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज वेव पल्स। तो टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अ वेव, लेट अस लुक एट अ सिंपल वेव प्रोड्यूस्ड व्हेन वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड रोप इज शेकन अप एंड डाउन। जरा देखिएगा, ये है मेरे गुनाहगार हाथ, जिनमें एक रस्सी है, और ये रस्सी का दूसरा एंड एक दीवार से अटैच्ड है। और मैंने क्या किया, मैंने कंटिन्यूअस वेव नहीं प्रोड्यूस की, मैंने बस एक झटका दिया, जिससे एक बस पल्स प्रोड्यूस हुई, और वो पल्स आगे जाएगी। ठीक है। इस स्ट्रिंग पे मैंने 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए, पी, क्यू और आर। अभी मेरी वेव पल्स जो प्रोड्यूस हुई थी, वो पॉइंट पी पर है। ठीक है भाई। थोड़ी देर बाद ये कहां पहुंच गई? ये पॉइंट क्यू पर पहुंच गई, उस लेट्स से 0.1 सेकेंड्स बाद। तो ये पल्स आगे जाती जा रही है। ठीक है। और उसके बाद ये पल्स कहां पहुंच गई? थोड़ी देर बाद 0.2 सेकेंड्स के बाद ये पॉइंट आर पर पहुंच गई। पॉइंट पी, क्यू, आर इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स। ठीक है ना? अब देखो क्या हो रहा है, जरा गौर से पढ़ना। कहते हैं द वेव पल्स कैरीज एनर्जी फ्रॉम द सोर्स डाउन द लेंथ ऑफ द रोप। क्या हुआ? आपने पल्स जनरेट की ना, तो वो पल्स अपने साथ एनर्जी लेके जा रही है। द एनर्जी इज मूविंग अलोंग द रोप या डाउन द रोप। और पहले वो पी पर था पल्स, तो पी डिस्टर्ब रहा, फिर क्यू पर पहुंचा तो क्यू डिस्टर्ब रहा, पी ठंडा हो गया, क्योंकि वहां से एनर्जी निकल गई ना। जहां पर एनर्जी होगी, डिस्टर्बेंस या वाइब्रेशन सिर्फ वहीं पर होगी। When the wave pulse reaches a given point such as P, the part of the rope at P acquires energy that enables it to move upward, जिसकी वजह से वो क्या करता है भाई, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता है। जरा देखते रहिएगा। तो यहाँ पर ये P आपका डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा झटके में आया, क्योंकि वहां पर एनर्जी थी। फिर एनर्जी Q पर पहुंच गई, तो P ठंडा हो गया। द एनर्जी एक्वायर्स comes from the source which is in the hands। वो सोर्स क्या था? वो मेरे हाथ में था, जिससे मैंने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया था। फिर क्या हुआ भाई? The wave pulse moves with a constant speed v along the rope
The distance x through which the wave pulse moves in time t is vt and v is known as the velocity of the wave. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये सिर्फ ये एक बात बताने के लिए इतना लंबा स्ट्रक्चर बनाया है मैंने यहाँ पे कि भाई जो जो एनर्जी ट्रांसफर होता है ना वेव के थ्रू, वो कांस्टेंट स्पीड से होता है। पहले तो एक बात समझ लें कि अगर कभी कोई आपसे कहता है व्हाट इज मेंट बाय स्पीड ऑफ द वेव, कि भाई वेव की स्पीड क्या है, इसका मतलब एनर्जी की क्या स्पीड है, यानी एनर्जी किस स्पीड से आगे जा रहा है, इसे कहते हैं वेव स्पीड ऑफ द वेव। तो स्पीड ऑफ द वेव का सिंपल मतलब ये होता है कि भाई एनर्जी किस स्पीड से जा रही है ये बता दो, ठीक है। और वेव में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो कांस्टेंट स्पीड से होता है किसी मीडियम के थ्रू। इसका मतलब वहां पे आपको अगर वेव की स्पीड निकालनी है, एनर्जी की स्पीड निकालनी है, तो बहुत सिंपल है, आप चुप से डिस्टेंस ओवर टाइम से निकाल लो कि भाई कितना डिस्टेंस कवर किया एनर्जी ने और कितने समय में किया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप स्पीड निकाल सकते हो। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि एक चीज होती है पार्टिकल किस स्पीड से ऑसिलेट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वेव की एनर्जी इस बात पे डिपेंड, वो तो नॉन कांस्टेंट स्पीड होती है। जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, वेव की स्पीड का मतलब एनर्जी किस स्पीड से जा रही है, वो सिंपली कैसे निकलेगी, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। तो एनर्जी सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड इज सिंपली स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, या स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। आप कोई सा भी इक्वेशन यूज करके क्या निकाल सकते हो, वेव की वेलोसिटी डिटरमिन कर सकते हो। Each particle is displaced through only a small distance before returning to its original position after the wave pulse passes through. जब वेव पल्स गुजर जाती है ना, तो जब जहां पर जिस पार्टिकल पर अभी पल्स पहुंची है बस थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस वेव, दिस इज जस्ट अ पल्स। नो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस, जिस पर मैं बहुत देर से बात कर रहा हूं आपसे कि भाई कोई परमानेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। ये नहीं होता कि पार्टिकल एक बार हिल गया तो ऊपर जाके बोलेगा अब मैं वापस नहीं आ रहा, मैं ऊपर ही रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, सबने वापस आना है, एनर्जी गुजर जाएगी, सब वापस अपनी लाइन पर वापस आ जाएंगे। सक्सेसिव particles along the rope perform the same vibration but at different instant। सबकी एक ही तरह की डिस्टरबेंस होगी, लेकिन सबकी बारी आएगी, जब पल्स उसके पास जाएगा उस वक्त वो नाच लेगा थोड़ा सा और फिर वो वापस उसी हालत में आ जाएगा। तो आई थिंक ये मोर लेस वही बातें जो मैं शुरू से करता हुआ आ रहा हूँ, जिसको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं? पहले सेकंड ये 0.1 में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 0.1 सेकंड में फर्दर उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। सर आपका आर्ट बहुत इंप्रूव हो गया, आपने क्लासेस तो नहीं ली यार? ये लेक्चर्स मैंने बनाए थे एक बार घर पे बैठ के, घंटा घंटा लगता था एक एक स्लाइड बनाने में। सर ये ग्रीन स्टेटमेंट एक दफा बता दें, ग्रीन ही तो है पूरा। अनस भाई माइक खोल के पूछ लो कौन सी बात समझ नहीं आ रही है। इज द स्पीड ऑफ द इम्पल्स, नहीं इम्पल्स कुछ और होता है, स्पीड ऑफ द पल्स। If the speed of the pulse is not constant, how is speed of energy constant? नहीं नहीं नहीं, देखो वाइब्रेटिंग पार्टिकल की वाइब्रेशन किस तरह से होगी, उसकी एक्सेलरेशन किस तरह से होगी, वो एक अलग चीज है, वो सोर्स की ऑसिलेशन पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जो एनर्जी निकलती है ना, वो मीडियम पे डिपेंड करती है। एक फिक्स मीडियम में एनर्जी कांस्टेंट स्पीड से ही ट्रांसफर करती है। हम ना खालिद सर रोप के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ये रस्सी ऊपर गई है, रस्सी का कोई पार्टिकल है जो ऊपर गया, फिर वो वापस आ गया जब वहां से पल्स गुजर गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एक बार ना इसको बस समराइज दोबारा करते हैं। चलो ये कर देता हूँ मैं, एक बार दोबारा से समराइज कर देता हूँ। भाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस इज कि भाई यहाँ से आपने एक पल्स जनरेट किया, ठीक है। पल्स कैसे जनरेट किया आपने, कि भाई आपके हाथ में रस्सी थी, आपने बस एक डिस्टरबेंस दी और छोड़ दी, तो क्या होगा, वेव की एक पल्स निकलेगी, यानी एनर्जी आगे जाएगी, एक सिंगल डिस्टरबेंस आगे जाएगी। तो वो जहां जहां जाएगी ना, वहां पे सिर्फ पार्टिकल्स को एक चपेड़े मार के बोलेगी भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओ, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, एनर्जी आगे चल जाएगी। और पार्टिकल्स के पास क्योंकि एनर्जी है जो आपने ट्रांसफर की है, तो पार्टिकल नाच भी सकते हैं, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी क्या करेंगे, आगे निकल जाएंगे।
इस पूरी डिस्कशन में जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना, ये जो एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है, ये जा रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ। किस तरह जा रही है? कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है। और इस वक्त आपका पल्स यानी आपकी एनर्जी जहां पर है, सिर्फ वही वाला पार्टिकल है जो कि ऑसिलेट कर रहा है। वो पार्टिकल क्या? रोप का ही कोई हिस्सा है जहां पर एनर्जी, तो वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। जब पल्स पी पर था तो वो ऑसिलेट कर रहा था, क्यू पर था तो क्यू ऑसिलेट कर रहा था, जब वो आर पर पहुंचा तो आर ऑसिलेट कर रहा था, और जहां से गुजर गई है पल्स, वो वाले आप देख सकते हैं वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ चुके हैं। ये है इस पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन। नाउ कैन यू ऑल राइट ऑल क्लियर ऑन चैट? अब समझ आ रहा है? हाँ, एम्पलीट्यूड अभी हम अज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं हो रही है, इसलिए एम्पलीट्यूड थ्रू आउट हम कॉन्स्टेंटली अज्यूम करेंगे। पार्टिकल्स कांस्टेंट वेलोसिटी से वाइब्रेट नहीं करेंगे। पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन होती है वो नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, वो A2 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सर सीआरओ पढ़ाएंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे। सीआरओ बहुत से लोग शुरू में पढ़ा देते हैं, मैं वेव्स के साथ ही पढ़ाता हूँ, मुझे ज्यादा लॉजिकल लगता है वेव्स के साथ सीआरओ पढ़ाना। अच्छा, ये तो थी बहुत बच्चों वाली बात, ये थी बहुत ही बच्चों वाली बात। अब आते हैं काम की बात की तरफ, जो हमारा एक्चुअल मुद्दा बहस है। दैट इज कंटिन्यूस वेव। वो कौन सी वेव है बच्चों? कंटिन्यूस वेव के भाई, जिसके हाथ में रस्सी है वो जानवरों की तरह घिस 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 हिलाया जा रहा है। कंटिन्यूस सोर्स कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है, तो जिससे एक कंटिन्यूस एनर्जी का ट्रांसफर है। तो रास्ते में कोई पार्टिकल ठंडे में नहीं बैठा हुआ, सब नाच रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूसली एनर्जी गुजर रही है, सबको एनर्जी मिल रही है। समझ रहे हो आप? तो now suppose, now that end of the rope is moved continuously up and down in simple harmonic motion, the motion is transmitted down the rope in the form of continuous wave. अच्छा, ये simple harmonic motion एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑसिलेशन होती है जिसको अभी आप इग्नोर कर दें। A2 में इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, AS में इसके बारे में पूछते भी नहीं। लेकिन अब कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस है। कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस से क्या होगा कि एक वेव फॉर्म प्रॉपर जनरेट होगी, जिसको आप आमतौर पर वेव कहते हो ना, वो शक्ल आपको अब नजर आएगी। क्यों भाई? क्योंकि कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हो? सोर्स कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रहा है, तो एनर्जी का ट्रांसफर भी कंटिन्यूसली हो रहा है। तो अब रास्ते में जितने पार्टिकल्स हैं सबकी पार्टी लगी हुई है, जब तक एनर्जी जाएंगे सब नाचते रहेंगे। सही है? इधर भी कंटिन्यू, इधर भी एनर्जी का ट्रांसफर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही हो रहा होगा। जी बेटा। तो अगर हम अचानक से खींच देते हैं वो स्ट्रेट हो जाती है अचानक से, तो क्यों होती है? नहीं, वो तुमने मीडियम की टेंशन, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तुम असल में टेंशन पे बहुत डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स है, तुम वो टेंशन वेरी कर देते हो, इसलिए वो हम पढ़ेंगे। स्टेशनरी वेव्स का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बट अभी लाइक वे कीपिंग इट सिंपल। बट अभी ना जरा गौर से सुनते रहना, ये काम की बात है। If a set of axes is drawn through the source at O with the y-axis showing the vertical displacement, the waveform is then represented by the graph of displacement y against distance x from the source. क्या बात है, पढ़ के अच्छा लगा, समझ में कुछ भी नहीं आया? सही है, ये असल काम की आदत है, जो भी मैं आपको समझाता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। भाई क्या हुआ था, ये आपके गुनाहगार हाथ थे, और इन हाथों में नेल पॉलिश भी लगी हुई है। अच्छा, और यहाँ पर रस्सी आपके हाथ में है भाई, ये मेरे नहीं है भाई, मैं नेल पॉलिश नहीं लगाता, ठीक है। और कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस चल रही है, और ये वेव प्रोड्यूस हो गई है। सही है? क्या ही बात हो अगर के ये एक्चुअल वेव है, दिस इज एन एक्चुअल ट्रांसवर्स वेव, ओके। और ये ट्रांसवर्स वेव्स में ही होता है ऐसा जो मैं कहने जा रहा हूँ। वो क्या कि आप कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस से एक मस्त वेव प्रोड्यूस कर रहे थे, कंटिन्यूस वेव जा रही थी,
और आपने क्या किया, आपने उस एक्चुअल वेव के ऊपर दो एक्सिस बना दिए, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। क्या बना दिया, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। और यानी वेव को किसी एक पॉइंट पे आपने रोका, हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं कि आपने लेट्स उसकी तस्वीर ले ली उस वेव की, और आपने क्या किया, आपने दो एक्सिस बना दिए, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। तो दिस वाज योर एक्चुअल वेव, और इस वेव पे आपने क्या कर दिया, आपने दो एक्सिस बना दिए, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्चुअल वेव के ऊपर ही आपने दो एक्सिस बनाए ना, तो आपने एक्चुअली एक ग्राफ बना लिया। और वो ग्राफ पता है कौन सा ग्राफ है, वो है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। दिस ग्राफ, अभी ग्राफ करता है क्या है, this graph represents the displacement of various particles from their individual equilibrium position along the direction of the wave at a particular instant। अब जरा समझो इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है। भाई ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें नोट्स पढ़ने हैं हमें सही से, ठीक है ना, तभी we will be able to answer in exam। भाई गौर से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक जितने भी पार्टिकल्स थे, इस वक्त ये पार्टिकल अपने पीक पर है, ये पार्टिकल थोड़ा सा कम है, ये पार्टिकल बिल्कुल मीन पोजीशन पर है। तो आप कह सकते हो ना कि यार ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इटसेल्फ इस एक्चुअल वेव का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है। यानी ये आपको ये बता रहा है कि इस पॉइंट का जो पार्टिकल है वो इस वक्त मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, उसके बाद वाला पार्टिकल उससे कम डिस्प्लेसमेंट पे, उसके बाद वाला पार्टिकल उससे कम डिस्प्लेसमेंट पे, और ये एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। समझ लो, तो जो एक्चुअल वेव थी ना, आपने उसी की तस्वीर खींची, आपने उसको एक वक्ती तौर पे स्टैटिक किया किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और आपने उस वेव में ना दो एक्सिस बना दिए, वाई एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस। तो ये एक्चुअल वेव इटसेल्फ सर्व कर रही है एज द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ऑफ दिस वेव, कि शुरू से लेके यहां तक जितने भी पार्टिकल्स हैं, कौन सा पार्टिकल इस वक्त किस डिस्प्लेसमेंट पे वो आपको नजर आ रहा है। आप समझ रहे हो, लाइक आप चुप से वाई एक्सिस को बोल दो डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस को क्या कह दो, डिस्टेंस। तो जो एक्चुअल वेव है वो इटसेल्फ सर्व कर रही है एज द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? जस्ट राइट ऑल के लिए जिनको ये बात समझ में आती है, सबसे पहले तो मुझे फ्लेक्स करने दें। इसको कहते हैं खर्चा करने का फायदा। अभी आपने देखा लाइट गई, लाइट आई, ना हमारा इंटरनेट बंद हुआ, ना हमारा कुछ बंद हुआ, क्योंकि इंटरनेट प्रोजेक्टर सब आपके भाई ने यूपीएस पे लगाया हुआ है ताकि हमारी लाइव क्लास इंटरप्ट ना हो। तो खर्चा करने का ये फायदा होता है, वरना अभी लाइट गई थी, जनरेटर ऑन होने में 10 सेकंड लगे थे, लेकिन पूरी क्लास का सत्यानाश हो जाता अगर बीच में इंटरनेट बंद हो जाता। यानी डिस्टेंस का मतलब अलोंग दिस लेंथ, कि भाई इस डिस्टेंस का मतलब ये सोर्स से आप किस डिस्टेंस पर हो, यानी सोर्स से किस डिस्टेंस पे पार्टिकल की बात कर रहे हो आप। फॉर एग्जांपल ये आपका सोर्स है ना, यहाँ से आप स्टार्ट हुए थे, तो इस डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसकी क्या पोजीशन है, इस डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसकी क्या पोजीशन है, यानी उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसकी क्या पोजीशन है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अच्छा, टेंशन की बात नहीं भाई, ये वो कॉन्सेप्ट है जो मुझे मल्टीपल टाइम रिपीट करना पड़ता है, इसीलिए मैंने फोर्स किया था कि सारे लिख दिया। और क्लियर, कुछ लोगों को पहली बार में समझ में आया था, कुछ लोगों को दोबारा समझाना पड़ता, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले मैं देख लूं किन किन को समझ नहीं आया। मोहम्मद मेहद कहते हैं सर, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम ही लग रहे हैं। हाँ देखो, दोनों का स्केच सेम है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप टाइम पीरियड निकालते हो, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक ही पार्टिकल का होता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ना, अलोंग द डिस्टेंस जितने पार्टिकल्स है एक वक्त में सबका डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है आपको। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से आप वेवलेंथ निकालते हो,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप टाइम पीरियड निकालते हो, दे आर टू डिफरेंट ग्राफ्स, अभी हम इनको देखेंगे आगे जाके ना, लाइक तो दे आर डिफरेंट ग्राफ्स। मोहम्मद मिहाद, सही है, अच्छा जी। अब अलग आसमां है, याहिया आलम, इक्विलिब्रियम पोजीशन मींस मीन पोजीशन, हमजा सिद्दीकी, जोशुआ डिसोजा, और कोई और सकीना। आपके लिए दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है ना, मुझे स्टेप बाय स्टेप समझाना, सिर्फ यस या नो में जवाब देना, बहुत सिंपल सी चीज है। तो मैं ये बात समझ में आ गया कि सोर्स ऑसिलेट कर रहा है और पार्टिकल, वो सोर्स ऑसिलेट कर रहा है जिससे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, जब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है मीडियम के थ्रू तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। ये तो समझ में आ रहा है। कंटिन्यूस वेव, कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस है तो लाइन से सारी सबकी पार्टी चल रही है, सब सब नाच रहे हैं। यहां तक सारे मेरे साथ हैं, जल्दी जल्दी मुझे कंफर्म करें प्लीज, चारों पांचों आप लोग, ठीक है। अच्छा, हाँ, रोप के पार्टिकल मतलब वही रोप ऊपर जा रहा है तो टेक्निकली रोप का पार्टिकल ही ऊपर जा रहा है ना, सही है। अच्छा, अब दिस इज एन एक्चुअल वेव जो आपको नजर आ रही है, सही। आपने क्या किया, किसी भी एक इंस्टेंट पे आपने उस वेव की तस्वीर खींच ली, या लेट से वक्त तौर पे वो वेव अभी आप सिर्फ आपके एनालिसिस करने के लिए हाइपोथेटिकली रुक गई है, और आपने उसी वेव पर एक वाई एक्सिस खींचा और एक एक्स एक्सिस खींचा, लाइक दिस, ठीक है ना। और ये जो आपके पास एक्चुअल वेव की फोटो थी ना, इसी वेव को अब आप कह सकते हो कि आपने इस वेव का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ बना लिया। क्या ये बात समझ में आती है यहां तक? फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है। अब ये आपका सोर्स है, सोर्स से लेके आगे जो भी अलोंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जितने भी पार्टिकल्स थे लाइन से, इस वक्त इस पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इस पार्टिकल का क्या है, कम है। इसका क्या है, जीरो है। तो टेक्निकली फ्रॉम द सोर्स अलोंग द डिस्टेंस जितने भी पार्टिकल्स है उन सबका डिस्प्लेसमेंट तुम्हें नजर आ रहा है ना। तो ये ग्राफ नहीं हो गया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, कि भाई इस डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, इतना है। इस डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, मैक्सिमम है। इस डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, इतना है। तो व्हाट इज रॉन्ग इन कॉलिंग इट अ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ? आप समझ आ रहे हैं आप लोगों को मेरी बात? सकीना, या जोशिया, हमजा, ये सिर्फ किस में कर सकते हैं, ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में कर सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं कर सकते ना, वो दिखती नहीं है ऐसी, तो उसका ग्राफ कैसे यूज कर सकते हो आप? उसका भी तरीका बताऊंगा एंड में कि अलग से उसका कैसे बनता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। तो ये जो एक्चुअल वेव थी जिसको आपने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, इसमें आप बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट कर सकते हैं। वो कौन सी चीजें, जरा वो देख लें आप। इसमें मैंने 2 पॉइंट्स मार्क किए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट सी और एक पॉइंट बी, 3 पॉइंट्स है। ये आपने वो लेवल से पढ़ा हुआ होगा। जो सबसे टॉप पे पॉइंट होता है ना, उसे क्रस्ट कहते हैं, जो सबसे नीचे होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। ये भी सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होता क्रस्ट ट्रफ। तो जो पार्टिकल इस वक्त सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में बैठा हुआ है ना, उस पार्टिकल को आप क्रस्ट कहेंगे ना। तो the peaks of the wave such as A and C are called wave crest, and the bottom of the wave such as B is known as the wave trough। उसे आप क्या कहेंगे, वेव का ट्रफ कहेंगे। The maximum displacement y naught of the rope from the equilibrium position is known as amplitude of the wave। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि भाई वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, which is the maximum value of displacement। तो क्रस्ट में और एम्पलीट्यूड में फर्क है। क्रस्ट एक पॉइंट को कहते हैं, भाई ये पॉइंट जो सबसे टॉप पे ना, वो पॉइंट क्रस्ट है। एम्पलीट्यूड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एम्पलीट्यूड इज अ वैल्यू, कि भाई आपका जब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट थी, जो सबसे ऊपर जो पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गया था फ्रॉम मीन पोजीशन, उस वैल्यू को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट अभी आपको समझ नहीं आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स सच एज P and Q which are in phase with each other
इज नोन एज वेव लेंथ। ये पॉइंट अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये जब मैं फेज डिफरेंस अगली क्लास में पढ़ाऊंगा तो फिर शायद इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। हाँ, अगला वाला बहुत थका हुआ पॉइंट है जो आपने ओ लेवल में पढ़ रखा है, वो आपको अभी फौरन समझ आ जाएगा। वो ये कि द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव क्रस्ट और दैट बिटवीन टू वेव ट्रफ इज इक्वल टू वेव लेंथ के साथ दो कंसेक्यूटिव वेव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ है, या दो कंसेक्यूटिव वेव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है वेवलेंथ। ये शायद तुमने ओ लेवल्स में पढ़ा हो कि भाई कंसेक्यूटिव ट्रफ से कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव क्रस्ट एंड वेव ट्रफ इज वेवलेंथ। हाँ, ये जो पॉइंट है ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको नहीं समझा सकता। मोस्ट लाइकली शायद कल की क्लास में जब हम फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो फिर हमको समझ में आ जाएगा कि आखिर इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स सच एज p and q that are in phase is called wavelength of the wave। तो उसके लिए अपनी एक्साइटमेंट बनाए रखें अगली क्लास में। दिस वीक इज गोइंग टू बी फुल ऑफ पार्टी। तो ये सारे, ये अभी हम सिर्फ एक ही चीज पढ़ रहे हो, वो क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट इज अ वेव। क्या बात की है महमूद, डिस्टेंस वेव का है। डिस्टेंस वो है जो एनर्जी ने ट्रांसफर किया, डिस्प्लेसमेंट वो है जो पार्टिकल की हो रही है। समझ रहे हो? महमूद लसन में तुम सामने होते 50 रुपए का नोट पकड़ा देता, मैं तुम्हें इतना खुश हो गया हूं मैं कि भाई ये देखो सब खुद पकड़िए इस चीज को जो मुझे आगे जाके डिस्कस करनी थी कल की क्लास में कि भाई डिस्टेंस का एक्चुअल मतलब क्या है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उसकी अभी क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि एनर्जी आगे जाए जा रही है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है क्योंकि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से आगे जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है एंड सो ऑन। वेव फॉर्म की जो शक्ल है ना इसको वेव फॉर्म कहते हैं। कि यार ये लाइक आपकी वेव किस तरह की दिख रही है, ये जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है ना इसको आमतौर पर वेव फॉर्म कहते हैं। क्या यहां तक आप तमाम खवातीन और हजरात मेरे साथ हैं? कैन एवरीवन प्लीज राइट ऑल क्लियर ऑन चैट सो आई कैन कॉन्फिडेंटली एंड द मीटिंग हियर। वुड अप्रिशिएट क्विक acknowledgement फ्रॉम एवरीवन प्लीज। हाय हाय मिकाइल भाई, सो एनर्जी के कितने डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसने इस वक्त कितना डिस्प्लेस किया है, ये है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। हाय 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 हाय, क्या बात है क्या बात है। ठीक है भाई, चलें इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।